हाय मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पूर्व विदित है कि उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड के द्वारा कृषि छात्रों के लिए कुछ नियुक्तियां हुई हैं। उस नियुक्तियों को ध्यान में रखते हुए एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द्वारा आपको शुरुआत में निःशुल्क कुछ लेक्चर डेमो के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज का जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है आपके उत्तर प्रदेश के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड है या आयोग है, उसके द्वारा बार बार ये क्वेश्चन दोहराए गए हैं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर केवल 9 ही क्वेश्चन है, लेकिन ये जो 9 क्वेश्चन है इसमें से कम एक क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन बाहर निकल कर आएंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। बहुत मजा आएगा, लेकिन वीडियो को कोई स्किप करके नहीं देखेगा। और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो कौन सा क्वेश्चन है। और चलो, तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे कि फलों के साथ घासों की खेती करना कहलाती है। जैसे हमारे जो फल होते हैं, मैंगो है, आंवला है, ये सब जो फल हैं, उनके साथ अगर हम घासों की खेती करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो अगर हम फलों के साथ घासों की खेती करते हैं तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं ले फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ले फार्मिंग कहते हैं। देखिए, इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें जो आप देख रहे हैं एग्रो एस्ट्रोलॉजी, क्वेश्चन ये भी आयोग में पूछा गया है कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी में हम लोग घासों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं भाई? घासों का अध्ययन करते हैं। घास, ग्रासेस, स्टडी ऑफ ग्रासेस इज कॉल्ड एग्रो एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद मोरिकल्चर है। मोरिकल्चर में हम शहतूत आप लोग जानते होंगे, शहतूत की खेती का अध्ययन करते हैं और शहतूत पर ही रेशम का पालन किया जाता है। तो जब हम रेशम कीट का पालन करते हैं तो उसको हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। सभी आप लोग जितने भी हैं, जो भी हम क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं, सब लोग नोट करते चलेंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा आयोग के द्वारा जनरल साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें इंक्लूड होगा। और एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो अगला है, इसके बाद ले फार्मिंग हो ही गया। ले फार्मिंग है फलों के साथ घासों की खेती। उसके बाद स्पर्मोलॉजी, आप लोग जानते होंगे, सीड या बीजों का अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मोलॉजी। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बीज मतलब स्टडी ऑफ सीड्स, इंग्लिश में लिखा, हिंदी में लिखा गया है, लेकिन हम इंग्लिश में भी इसको ट्रांसफर करके आपको बताते चलेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। इसमें क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि व्हाट इज द ले फार्मिंग। ले फार्मिंग, अगर हम फलों की खेती करते हैं, उसके साथ में जो फलों की खेती करते समय जो बीच में गली होती हैं, उनमें घास उगाते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं ले फार्मिंग कहते हैं। ओके, अच्छा, आप लोगों को मालूम होगा एक एले फार्मिंग होती है या एले क्रॉपिंग होती है। एले क्रॉपिंग क्या होता है? एले क्रॉपिंग होता है 2 या 2 से अधिक, मीन्स 2 फलों के बीच में, 2 फल, जैसे फल वाली फसलें हैं, सपोज करिए मैंगो की हमने 2 लाइनें हैं यहाँ पे, उनके बीच में हम कौन सी फसल, सीरियल क्रॉप या फूड क्रॉप, अगर हम उन्हें उगाते हैं, 2 फल वाली फसलों के बीच में हम खाद्यान्न फसलों को अगर उगाते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं एले फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एले फार्मिंग। तो ले फार्मिंग और एले फार्मिंग में अंतर यह है कि हम ले फार्मिंग क्या करते हैं? ले फार्मिंग में हम घासों को उगा देते हैं, लेकिन एले फार्मिंग में क्या करते हैं? एले फार्मिंग में हम घास नहीं बल्कि क्या उगाते हैं? अपने आवश्यकता के लिए जो हमारा फूड है, जैसे मक्का है, गेहूं है, धान है, ज्वार है, बाजरा है, या कोई पल्सेस है, उनकी खेती अगर हम बागवानी फसलों के बीच में करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ले फार्मिंग कहते हैं। अब मुझे पूरा यकीन होगा कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सर मुझे समझ नहीं आया, तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे। देखिए, बात यह है कि अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को जॉब लेना है तो क्या करना पड़ेगा? दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि हम जो जितने भी आयोग के पेपर्स होंगे पूछे गए हैं, आयोग के पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बार बार पूछे गए हैं, उसको हम छांटते हैं। छांटने के बाद उसको हम यहाँ आपके पास लेकर आते हैं। तो ऐसे ही एग्रोनॉमी का ही नहीं, ऐसे में आप आगे आने वाले समय में अगला वीडियो जो मेरा सॉइल साइंस पर आएगा, इसके बाद सॉइल साइंस के बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आएगा, सिंचाई पर आएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको देखिए पहले क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन मिला। एक तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी हम किसे कहते हैं? घासों का अध्ययन कहलाते हैं। मोरिकल्चर में हम क्या कहते हैं? शहतूत की खेती करते हैं। शहतूत पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं।
शहतूत मतलब रेशम कीट पालन को। उसके बाद स्पर्मोलॉजी में सीड या बीज का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ सीड्स। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अधिकीलन, पेगिंग। पेगिंग आप लोग जानते होंगे, जो पेगिंग का संबंध है वह मूंगफली से है। पेगिंग का यहाँ पे लिखा हुआ है पेगिंग। पेगिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेगिंग का संबंध किस फसल से है, तो पेगिंग का संबंध मूंगफली से है। आप लोगों को मालूम है मूंगफली में बुआई के 50 से 55 दिन के बाद क्या होती है, पेगिंग डाउन होती है। मूंगफली में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूंगफली में बुआई के 50 से 55 दिन के बाद पेगिंग डाउन कब होती है, तो मूंगफली में बुआई के 50 से 55 दिन के बाद पेगिंग डाउन की क्रिया होती है, पेगिंग की, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिकीलन। कपास में आप लोग जानते होंगे, कपास में ओटाई या टॉपिंग की क्रिया की जाती है। तो ओटाई या जिसको हम लोग कहते हैं गिनिंग परसेंटेज और टॉपिंग का संबंध किससे है, गिनिंग और टॉपिंग। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं गिनिंग और टॉपिंग का संबंध किससे है, तो कपास से है। तंबाकू में आप लोग जानते होंगे, तंबाकू में डिसकरिंग होती है, डिसकरिंग है ना। और उसके बाद डिसकरिंग के बाद आप जानते होंगे तंबाकू में भी टॉपिंग होती है ना। टॉपिंग तंबाकू में भी होती है। इसके बाद साथ साथ प्राइमिंग एक प्रकार की हार्वेस्टिंग का तरीका होता है कि नीचे की जो पकी हुई पत्तियां हैं उनको हम अलग करते हैं। एक्चुअली आप लोग जानते होंगे जो तंबाकू है, तंबाकू का जो व्यवसायिक पार्ट होता है उसकी लीफ होती है। तो क्या करते हैं, पहले टॉपिंग करते हैं। टॉपिंग करने से क्या हो जाता है कि जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी उसके इन्फ्लोरेसेंस में सीड बनने में जाती है, वह एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, लीफ में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे हमको लीफ की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। और उसके बाद क्या करते हैं, निचली पकी हुई पत्तियों को, 2-3 पत्तियों को हम हटाते हैं हर वीक में या वीक में 2 बार। तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमिंग कहते हैं। प्राइमिंग इज अ टाइप ऑफ हार्वेस्टिंग। कभी कभी हम लोग स्टॉल कटिंग कर लेते हैं और कभी कभी हम प्राइमिंग करते हैं। तो प्राइमिंग, स्टॉल कटिंग, इन सबका संबंध किससे है, इनका सबका संबंध तंबाकू से है, ठीक है। उसके बाद गन्ना है। गन्ना में आप लोग जानते हैं एरो निकलता है, जिसको हम लोग एरोइंग कहते हैं। इसको हम ट्रेसिंग कहते हैं। ट्रेसिंग का मतलब गन्ने की छिलाई करते हैं, तो उसका संबंध ट्रेसिंग से हो जाता है। इसके बाद गन्ने में हम लोग प्रॉपिंग करते हैं। प्रॉपिंग का मतलब सूखी हुई पत्तियों से गन्ने को क्या करते हैं, लपेटते हैं, जिसको हम लोग प्रॉपिंग कहते हैं। तो ये सब क्रिया, हाँ एक और है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आयोग में पूछा गया है गन्ने से संबंधित, ब्लाइंड होइंग। ब्लाइंड होइंग हम लोग किसमें करते हैं, तो ब्लाइंड होइंग की क्रिया किसमें की जाती है, गन्ने में की जाती है। गन्ने का नाम है सकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। और इसके साथ साथ में ब्लाइंड होइंग जो है पोटैटो में भी की जाती है, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो गन्ने में मुख्य रूप से ब्लाइंड होइंग या अंधी गुड़ाई की जाती है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है आधा। देखिए जो बीडर सीड होता है, इसका टैग का कलर गोल्डन कलर का होता है, कई बार पूछा गया है। बीडर सीड के टैग का कलर क्या होता है, गोल्डन होता है। फाउंडेशन का क्या होता है, व्हाइट होता है। और सर्टिफाइड सीड का क्या होता है, सर्टिफाइड सीड का जो टैग का कलर होता है ब्लू होता है। तो इस तरह से आपको देखो कितना क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया। एक तो आधारीय बीज, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या करा कि आधारीय बीज का स्रोत है। तो आधारीय बीज जो है, जिसको हम लोग बीज, आधारीय बीज न्यूक्लियस, तो आधारीय बीज जो है फाउंडेशन सीड। हाँ, फाउंडेशन सीड का स्रोत क्या है, मतलब किससे प्राप्त किया जाता है, तो फाउंडेशन सीड प्राप्त किया जाता है प्रजनक बीज से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रजनक बीज, ठीक है। उसके बाद प्रजनक बीज से प्रमाणिक बीज प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं प्रजनक बीज है। प्रजनक बीज के बाद हम सर्टिफाइड सीड प्राप्त करते हैं। एक्चुअली प्रजनक बीज के बाद हम लोग फाउंडेशन सीड प्राप्त करते हैं। फाउंडेशन सीड के बाद क्या करते हैं, सर्टिफाइड सीड प्राप्त करते हैं। फिर से हम लोग एक बार देखते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस सीड है, न्यूक्लियस सीड से हम ब्रीडर सीड प्राप्त करते हैं, ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड प्राप्त करते हैं, और फाउंडेशन सीड से क्या प्राप्त करते हैं, फाउंडेशन सीड से प्राप्त करते हैं सर्टिफाइड सीड। तो सर्टिफाइड की एक क्वेश्चन पूछा था कि किसानों को बुआई के लिए कौन सा सीड दिया जाता है। मुख्य रूप से किसानों को बुआई के लिए जो सीड दिया जाता है वो सर्टिफाइड सीड दिया जाता है। तो हमें पूरा यकीन हो गया कि ये जो 3 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे आयोग में पूछा गया बार बार, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। और इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे भी हम लोगों को पता चल गया। देखिए अगला है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर या राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो गाजियाबाद है, ठीक है। आंसर क्या है इसका, गाजियाबाद, ठीक है। गाजियाबाद में स्थित है। लेकिन जबलपुर, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कौन सी संस्था जो है जबलपुर में स्थित है। झांसी में आप जानते होंगे
इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है। और सिक्किम, सिक्किम में आप लोग जानते होंगे सिक्किम क्या है, यह प्रथम ऑर्गेनिक स्टेट है। कैसा, कार्बनिक राज्य है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम कार्बनिक राज्य कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम। ओके, तो इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। उसके बाद लिखा है गाजर घास, जिसको हम लोग कहते हैं पार्थेनियम। क्या कहते हैं, पार्थेनियम। तो गाजर घास में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? एक्चुअली गाजर घास में आप लोग जानते होंगे एक पदार्थ पाया जाता है जिसको कहते हैं पार्थेनिन। क्या कहते हैं, पार्थेनिन। तो पार्थेनिन किससे प्राप्त किया जाता है, गाजर घास से। तो गाजर घास के बारे में कुछ और जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, गाजर घास को हम लोग कहते हैं किंग ऑफ वीड, खरपतवारों का राजा कहते हैं। एक तो ये आप याद रखिए, गाजर एक ऐसी घास है, गाजर घास एक ऐसी घास है या खरपतवार है जो साल भर में इसके 12 जनरेशन कंप्लीट होती है, 11 टू 12 जनरेशन कंप्लीट होती है एक साल में। आप लोग देखिए गाजर घास जो है कभी छोटी होगी, कभी उससे बड़ी होगी, कभी मतलब इसके ऊपर टेम्परेचर का, अगर मतलब प्रत्येक मंथ में ये इसके नए पौधे उगाते हैं तो इसका मतलब इस पे तापमान का, क्लाइमेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इससे जानते हैं डर्मेटाइटिस एक डिजीज हो जाती है त्वचा में, इसका जो स्पर्म होता है, वो क्या कहते हैं उसको, पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन जो होता है उससे क्या करते हैं, और जो पॉलन ग्रेन होता है हाथ में लग जाता है, या पॉलन ग्रेन श्वास के माध्यम से फेफड़े तक पहुंच जाता है, जिससे दमा की बीमारी हो जाती है। तो डर्मेटाइटिस और दमा की बीमारी किससे हो जाती है, गाजर घास से। बहुत बड़ी समस्या है। आपको मालूम है जाइकोग्रामा बाइक्लोराटा का प्रयोग बायोलॉजिकल नियंत्रण के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। निकोटीन आपको मालूम है तंबाकू से प्राप्त किया जाता है ना। तंबाकू आप लोग जानते होंगे, तंबाकू के निकोटीन जो है तंबाकू की जड़ों में बनता है और पत्तियों में इकट्ठा होता है। और उसके बाद यहाँ पे बिथोनिया सोमनीफेरा आप लोग जानते होंगे, बिथेनिन प्राप्त किया जाता है बिथोनिया सोमनीफेरा से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अवरोधात्मक शाकनाशी का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अवरोधात्मक शाकनाशी का उदाहरण नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे इसका कह रहा है कि which of the following is not a selective non-selective herbicide, which of the following is not a non-selective herbicide। कह रहा है कि कौन सा अचयनित या अवरोधात्मक खरपतवारनाशी या शाकनाशी नहीं है। ठीक है, मीन्स नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड नहीं है, इसका मतलब कि सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। देखिए कभी कभी आयोग क्या करता है, यहाँ पे आपको आके लगा के देगा, नहीं दे देगा, तो आप लोग क्या करेंगे, निम्न से कौन सा अवरोधात्मक शाकनाशी का उदाहरण है ना। तो इस तरह से जल्दबाजी में है पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो इसमें पहले लगा देंगे क्योंकि पहले है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड नहीं है ना। तो मतलब अगर कोई नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड नहीं है तो सिलेक्टिव हर्बिसाइड होगा। तो अगर हम तीनों को देखते हैं तो ये भी नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। क्या है ये, क्या है भैया, नॉन सिलेक्टिव। ठीक है, सिलेक्टिव हर्बिसाइड। ठीक है, सिलेक्टिव हर्बिसाइड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन कौन सा सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, कौन कौन से नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, तो आप इतना याद रखिएगा, पैराकाट, डाइकाट और ये जो ग्लाइफोसाइट है, ये सब क्या है, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। जनरली जितने भी नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं सब कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड होते हैं, लेकिन ग्लाइफोसाइट एक ऐसा हर्बिसाइड है जो नॉन सिलेक्टिव है लेकिन सिस्टमिक है। मीन्स जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं जनरली वो सिस्टमिक होते हैं, लेकिन जो ग्लाइफोसाइट है, ग्लाइफोसाइट क्या है, ये एक तो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है लेकिन नॉन सिलेक्टिव होते हुए भी सिस्टमिक है। तो ये हमें आप पूरा विश्वास हो गया कि आपके समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक खेती के पितामह कौन है। तो कार्बनिक खेती के जो पितामह है अल्बर्ट होवार्ड है। कौन है, अल्बर्ट होवार्ड। इसमें आप देख रहे होंगे जस्टस वान लिविंग लिखा हुआ है, जस्टस वान लिविंग। जस्टस वान लिविंग जो है फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहा जाता है इनको। और इन्होंने सबसे पहले बताया था कि प्रकाश संश्लेषण, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज बनता है वह जल और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बनता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कार्बनिक पदार्थ बनता है उसके लिए रॉ मटेरियल कौन से यूज होते हैं, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको सबसे पहले किसने बताया था, जस्टस वान लिविंग ने बताया था। इसके बाद रुडोल्फ विर्चो आप लोग जानते होंगे, इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दिया हुआ है आपको, आप लोगों को शायद पता होगा। मॉडर्न सेल थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा, मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब प्रत्येक कोशिकाओं, उत्तरवर्ती कोशिकाओं का निर्माण कभी न कभी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। आप देखिए बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं
विनोग्रेडस्की, है ना। ये जो साइंटिस्ट हैं ये एक्चुअली इन्होंने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले बताए थे। ठीक है, तो ये इसके लिए चारों में पता चल गया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया, इनको हम फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी दिए। इन्होंने सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में बताया था। और अल्बर्ट मेयर एक्चुअली दूसरे हैं, यहाँ पे अल्बर्ट हॉवर्ड है। अल्बर्ट हॉवर्ड को क्या कहा जाता है, कार्बनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है आयोग में। अगला है मक्का की रबी मौसम की प्रजाति है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति ऐसी है जो मक्का में रबी मौसम में उगाई जाती है। तो इसमें देखिए बहुत फेमस प्रजातियां लिखी गई हैं, और इसमें जितनी भी प्रजातियां लिखी गई हैं, लक्ष्मी है, कंचन है, राजेंद्र मक्का है, सभी। तो इसमें जो आंसर है, सभी जो है प्रजातियां जो यहाँ पे लिखी गई हैं वो क्या है, रबी मौसम के लिए सुटेबल होती हैं। एक्चुअली क्या है कि रबी जो है खरीफ सीजन की क्रॉप है, लेकिन बिहार में इसको, अपने पूरे इंडिया में जितना रबी मक्के की खेती होती है उसका आधा केवल बिहार में होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आयोग के द्वारा ये पूछा जाए कि बिहार सबसे ज्यादा रबी मक्का कहाँ उगाया जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा ये लेक्चर देख के, और आप लोग वीडियो अभी हमारा देख भी रहे होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। लिखा है डेपोक बीज से धान की नर्सरी तैयार होती है। तो कह रहा कि कितने दिन में तैयार होती है। एक कह रहा पहला है 7 से 11 दिन में। तो आपको मालूम है 7 से 11 दिन में डेपोक बीज से नहीं बल्कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन या श्री बीज से तैयार की जाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्री विधि का प्रयोग हम किसकी नर्सरी को उगाने के लिए करते हैं। तो श्री विधि का प्रयोग हम SRI, जिसको हम श्री कहते हैं, श्री विधि का प्रयोग हम, श्री विधि से हम किसका नर्सरी तैयार करते हैं, तो धान की नर्सरी तैयार करते हैं। श्री विधि से किसकी नर्सरी तैयार करते हैं, धान की। अब देखिए आपका आंसर मिल गया। डेपोक विधि से हम किसकी नर्सरी तैयार करेंगे, सो डेपोक विधि से नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाएगी, 12 से 14 दिन। एक तो ये क्वेश्चन पूछा था। दूसरा क्वेश्चन पूछाता है कि डेपोक विधि का किससे संबंध है ना, डेपोक विधि की संबंध किससे है। तो डेपोक विधि का जो संबंध है वो किससे होगा, धान से होगा, क्योंकि धान की नर्सरी उससे तैयार की जाती है। और आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि डेपोक विधि से अगर हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं, डेपोक विधि से अगर हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो नर्सरी को तैयार करने में, डेपोक विधि से नर्सरी तैयार कर रहे हैं, नर्सरी को तैयार करने में कितना स्क्वायर मीटर, 1 हेक्टेयर में अगर हमको ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो कितना स्क्वायर मीटर एरिया पर हम नर्सरी लगाएंगे। अगला है 20 से 25 दिन अगर हम बेड मेथड से या भीगी, जिसको हम लोग कहते हैं भीगी विधि से नर्सरी तैयार करते हैं, तो भीगी विधि से अगर तैयार करेंगे तो 20 से 25 दिन में नर्सरी बनकर रेडी हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। और अगर हमको कहाँ पे ट्रांसप्लांट करना है, खेत को अगर हमको धान की ट्रांसप्लांटिंग करनी है ऐसी सॉइल में जो सैलाइन नेचर की है, तो सैलाइन सॉइल में अगर हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं या ऊषा विधा में ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो 40 से 45 दिन पुरानी नर्सरी को हम क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग करेंगे मेन फील्ड पे। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो साल्ट्स होते हैं वो इनिशियल स्टेज पर पौधों पर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, मतलब इफेक्टिव होने का मतलब वो ज़्यादा प्रभाव उस पर दिखाते हैं, ज़्यादा हानिकारक होते हैं। इसलिए उसमें जो है हम लोग थोड़ा सा ओल्ड सीडलिंग का ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे साल्ट अफेक्टेड एरिया होता है। तो आप लोगों को मालूम है धान एक ऐसी फसल है जो साल्ट को एज वेल एज एसिड कंडीशन को, दोनों कंडीशन को वेरी वेल टॉलरेट करती है। इसलिए धान की खेती हम एसिडिक सॉइल में भी करते हैं और सैलाइन सॉइल में भी करते हैं, तो ये दोनों को टॉलरेट करने का काम करता है। तो हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 10वां पूछा जाएगा, वो आप लोग हमको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है कि आप लोग जानते होंगे FR फरो इरिगेशन रेज्ड बेड, FIRB से हम किस फसल की बुआई करते हैं, SIRB से हम किस फसल की बुआई करते हैं। देखिए आज का ये जो हमारा लेक्चर है वो समाप्त होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जितने भी लोग देखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे हम आने वाले समय में पुनः जो आयोग के द्वारा और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको पूछे गए हैं वो मेरे पास सभी रखे हुए हैं। सारे क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे और एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। अगर हमको इस वीडियो से ज़्यादा मात्रा में लाइक्स मिलते हैं और व्यू ज़्यादा आते हैं तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे।
नहीं तो क्योंकि आप लोग हमारा ऊर्जा है, अगर आप लोग हमें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले समय में हम लोग जल्दी ही लाइव आ रहे हैं, सारे सिस्टम हमारे ओके हो चुके हैं, ऐप के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।